हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मैटर्स पर। आज के वीडियो क्लास में हम आपका सी टेट का सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है संसाधन या रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 8th की चैप्टर 1 है, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है संसाधन, ये आपकी क्लास 8 के 3 या 4 चैप्टर्स के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो हम संसाधन ओनली सिर्फ संसाधन के ऊपर, उसमें संसाधन के टाइप्स बताए गए हैं। आगे 2nd चैप्टर है, 3rd चैप्टर है और आगे एक और चैप्टर है। ऐसे आपकी 8th क्लास की बुक जो है NCERT की ज्योग्राफी की, उसके अंदर 4 टॉपिक्स के अंदर यानी 4 चैप्टर्स के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ संसाधन क्या है और संसाधन के टाइप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपका फिर प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए भाई, हमारे टॉपिक को अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहले एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, ठीक है ना। स्टोरी क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। क्या पता हमने अपने जब NCERT की पढ़ रहे थे स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा हो, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इससे आपको जो बातें हैं ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मोना और राजू घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। भाई 2 बहन भाई थे। मोना राजू अपना घर साफ कर रहे थे, अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। और उन सभी चीज़ों को देख, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबों, इन देख देख के बोल रहे थे कि सभी चीज़ें उपयोगी हैं, सभी चीज़ें काम की है। मोना ने कहा, भाई घर का सामान है, घर में जो सामान था, उन्होंने कहा कि काम का है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाई संभाल के रखो, टूट ना जाए। तो अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने पूछा, भाई संसाधन क्या है। तो उनकी माँ थी जो, उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है ना, वही संसाधन है। तो आप भी यही समझ जाइए, भाई संसाधन क्या है। आप अपनी दैनिक यूज में जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी वस्तु आपको लगती है कि ये मेरे काम की है या मेरे काम आएगी, वो ही संसाधन है। चाहे वो आपके कपड़े हैं, आपकी बुक्स, आपका खाना है, खाना बनाने का बर्तन है, आपकी गैस सिलेंडर है, या आपके घर में कोई भी चीज़ है, या आपके आसपास कोई चीज़ है, जो चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है ना। हर वो चीज़ जो आपके लिए उपयोगी है, जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसके लिए आप पैसे देते, पे करके उस चीज़ को खरीदते हैं, वो ही क्या है, संसाधन है। क्योंकि आप बिना मतलब के, बिना यूज़ के, कोई भी जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप पैसे थोड़ी पे करेंगे, है ना। क्यों करना अभी पैसे पे, आप उसको खरीदने के लिए पैसे क्यों खराब करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। और अगर आपके काम की है, चाहे वो दवाइयाँ हैं या चाहे कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप, भाई आपके लिए वो महत्व रखती है, तभी तो आप उसको पैसे दे के खरीद के लाओगे। तो वो जो चीज़ आपके काम आती है, हर वो वस्तु, हर वो पदार्थ जो आपके काम का है, वो ही संसाधन है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचान भी पाएंगे। भाई संसाधन तो आपको समझ आने लग गया। अब जैसे आपको प्यास लगने पर पानी की ज़रूरत है, वो भी संसाधन है। पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, वो भी संसाधन है। खाने के लिए खाने की ज़रूरत है, वो भी संसाधन है। खाना पकाने के लिए बर्तन चाहिए, मसाले चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए, अनाज वगैरह या गैस सिलेंडर चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये सब संसाधन है। सर्दी है, सर्दी में, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी में हमें ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, है ना। पीने के लिए कॉफ़ी, चाय वगैरह चाहिए। कुछ भी चीज़, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, आपके लिए जरा भी उपयोगी है ना, जिस चीज़ के लिए आप पैसे दे के उस चीज़ को खरीदते हैं, वो सब चीज़ें। और पैसे ज़रूरी नहीं है पैसे ही दे, महत्व है जिसका आपकी लाइफ में। हर चीज़ के लिए हम पैसे नहीं देते, क्योंकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, जो हम हवा से ले लेते हैं, उसके बदले में हमें पैसे नहीं देने पड़ते। पर इसका मतलब ये नहीं वो संसाधन है, वो सबसे ज़रूरी संसाधन है, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पर यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए मायने रखती हो, महत्वपूर्ण हो, वो ही चीज़ एक संसाधन है, ठीक है ना। कहीं हर जगह हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पर हाँ हमें बहुत सी चीज़ों के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मूल्य आएगा, तो मूल्य का मतलब हो जाता है आपके लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। प्यास लगने पर जो जल पीते हैं आप, अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस रिक्शे का या स्कूल बस का
या जिस पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं आप पढ़ने के लिए, जैसे अब आप पढ़ने के लिए फ़ोन का यूज़ करें, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक संसाधन है। ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। यानी हर वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो खाने की है, पहनने की है, एंटरटेनमेंट की है, जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, जो भी चीज़ है वो सब जो आपके आसपास वही जो आपके लिए ज़रूरी है, और आपके लिए जो ज़रूरी है, जो महत्वपूर्ण है, वो ही सब चीज़ें संसाधन हैं। आई होप आपको संसाधन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक सभी कुछ एक जैसा क्या है, उन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। सभी में कुछ एक जैसा क्या है कि उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो क्या है, उपयोगी हैं। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि पानी है, बिजली है, रिक्शा है, सब्जी है, किताबें हैं, तो इन सब में एक कॉमन बात क्या हुई कि ये सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए ये उपयोगी हैं। इनका ये एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी, हमारे काम की हैं, ठीक है ना। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। भाई संसाधन कोई वस्तु जब भी बनेगी जब वो यूज़फुल होगी, काम की होगी आपके। अगर आपके काम की ही नहीं है, कोई काम ही सिद्ध नहीं करेगी आपका, तो वो फिर संसाधन क्या है, उसका हमें कोई यूज़ ही नहीं है। तो ऐसे पड़ी रहेगी कहीं भी, ना उसकी कोई वैल्यू होगी, ना उसके लिए कोई पैसे देगा, ना कुछ और, ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। आज अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग स्कीमें चल रही है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन कम करो, ये करो, वो करो, है ना। इतनी स्कीम्स चल रही हैं। तो क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी प्रायोजिकता है हमारे लिए, उपयोगिता है हमारे लिए। तो एक वस्तु या पदार्थ जिसकी हमारे लिए उपयोगिता या प्रायोजिकता है वो ही हमारे लिए संसाधन बनती है, वो ही एक संसाधन है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, ठीक है ना। अब तक तो हमने पढ़ा संसाधन है, अब वो संसाधन कैसे बनी, तो उसके अम्मा ने उसे बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। अब यहाँ मूल्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्राइस की बात हो रही है, क्योंकि हम हवा के लिए तो कोई प्राइस पे नहीं करते, सूरज की रोशनी के लिए हम कोई प्राइस नहीं देते, कोई पैसे नहीं देते ना, पर वो एक इम्पोर्टेंट संसाधन है। तो यहाँ मूल्य की बात हो रही है कि उस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए। जैसे सनलाइट है, आपकी हवा है, वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है ना। तो ये उसकी उपयोगिता और प्रायोजिकता है, और ये ही उसका मूल्य है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व है। देखिए यहाँ बता भी दिया है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे आप सोने की कोई ज्वेलरी खरीदने चले जाओ या कोई कुछ और लेने चले जाओ तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। परंतु आपको कहीं का एक मनोरम दृश्य हो किसी बाग का या किसी भी ऐसी जगह जहां आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा हो, मनोरम दृश्य है, तो आपको उसके लिए पैसे थोड़ी पे करने पड़ेंगे। आप जैसे यहाँ कश्मीर में या देहरादून हिमाचल के एरिया में चले जाओ, वहाँ को मनोरम घाटी देख लेते हो, तो उस घाटी को देखने के लिए पैसे थोड़े दे रहे हो, है ना। तो वो भी संसाधन, तो वो भी तो इस तरह से आर्थिक मूल्य, हर चीज़ का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको हवा से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो आप ऑक्सीजन से मतलब कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए पैसे थोड़ी पे करते हैं। हम सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट हमें मिल रही है, तो उसके लिए हम पैसे नहीं पे कर रहे हैं। पर हम और बहुत सी चीज़ों के लिए पैसे देते हैं, जैसे खाने के लिए कोई चीज़ ले आए, कपड़े लेके आए हैं, और कोई बुक है, कोई कुछ भी सामान हम खरीद के लाए हैं, उसके लिए हमने पैसे पे किए हैं। तो इस तरह से, पर यहाँ जहाँ संसाधन की बात आती है और संसाधन के मूल्य की बात आती है, तो यहाँ संसाधन के मूल्य का मतलब हो जाता है कि उस संसाधन की कितना महत्व है, उस संसाधन का, उसकी उपयोगिता हमारी लाइफ में कितनी है, वो उसका मूल्य है, ठीक है ना। चलिए भाई, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ संसाधन समय के साथ, भाई कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं।
अब इसको समझिए, ये कह रहे हैं कि कुछ संसाधन आज इसमें ये बताया गया कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खे, यानी कि आपकी दादी को जैसे कि किसी को कफ हो गया है या सर्दी लगी है, सर्दी जुकाम है, वो एक गाढ़ा बना के पिलाती है बच्चों को आपको, ठीक है, ये सोचिए, और उससे आप ठीक हो जाते हो। तो वो उस गाढ़े के जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी एक लिस्ट, बल्कि उनकी एक प्रॉपर मेडिसिन बना के और उसको पेटेंट करवा ले, यानी अपने नाम से उसको पेटेंट करवा ले। तो फिर क्या होगा, अब वो पेटेंट होने के बाद वो मेडिकल स्टोर्स पे या कहीं भी फर्म के द्वारा बेचे जाएंगे, तो उनको फिर उसके आर्थिक रूप से पैसे मिलेंगे। भाई पैसे आर्थिक मूल्य हो जाएगा उसका, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगा। उससे पहले नहीं था। पहले क्या करती थी वो, किसी को भी ऐसे ही भाई ले जाए, गाढ़े का मटेरियल रखा मेरे पास, अगर सर्दी खांसी ले जाओ, ऐसे कहीं भी कोई भी कर ले। पर अब वो क्या हो गया, अब वो पेटेंट हो गया कि अब ये उन्हीं के नाम से ये दवाई बिकेगी और उनको अब इसके लिए पैसे मिलेंगे। यहाँ देखिए पेटेंट के बारे में दिया गया, आपको पता भी होना चाहिए पेटेंट क्या होता है। इसका तात्पर्य कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। अब वो मेडिसिन जो एक तरह से गाढ़े के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या हो गए हैं, वो पेटेंट हो गया, वो आपकी दादी का आविष्कार हो गया है एक तरह से। चलिए भाई आगे चलते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, इसको और समझिए। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संशोधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये समझिए पहले। समय, एक तो बात आ गई टाइम की और दूसरी प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। भाई एक तो जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, एक तो प्रौद्योगिकी और एक समय, दोनों चीज ही कोई भी पदार्थों से संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो कैसे, ये समझते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं, सबसे पहले तो ये समझिए कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य ही संसाधन है, मानव ही, लोग ही। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को, अब हीरे को क्या कहते हैं, हीरा पत्थर होता है ना, पर उसको तराशता कौन है, मनुष्य, तभी तो वो हीरा बनता है। तो वही बात है कि मनुष्य अपनी ज्ञान से, अपनी स्किल से, अपने विचारों से, अपने वो आविष्कार करता है नई नई चीजों का। तो वो एक चीज से बहुत से संसाधन बना देता है। जैसे स्टार्टिंग में पहिया क्या था, एक लकड़ी का टुकड़ा था, उससे उन्होंने पहिया बनाया। अब उस पहिए से वो बैलगाड़ी चलाने लगे, ठीक। जैसे वो गोल गोल घुमा, उन्होंने देखा भाई, उन्होंने दिमाग लगाया ना कि ये तो गोल पहिया बन गया, ऐसे गोल घूम रहा है तो दो पहिए बनाता हूँ, फिर इसके ऊपर ऐसे लकड़ी के फट्टे लगा लूँगा, तख्ते लगा के, फिर सोचा कि इसको बैल वगैरह खींच लेंगे। तो ये सब क्या मानव के विचार थे, तभी तो उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी से आपके इतना, अब आज के ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पहियों का यूज़ हो रहा है। तो वो सब क्या हुआ, कब कहीं पहले से लिखा हुआ थोड़े था कि हाँ पहिए का ऐसे ऐसे यूज होगा, लकड़ी से पहिया बनेगा या आगे मेटल के पहिए बनेंगे। ये सब मानव की अपनी सोच है, इंसान की अपनी सोच है ना, अपने विचार है, उसकी खुद की आविष्कार है। यानी कि उसने तो लकड़ी रूपी जो पत्थर था उसको डायमंड के पहिए रूपी डायमंड में तराश दिया, है ना। तो ये सब क्या है, ये इसीलिए कहा गया कि मानव तो खुद संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोला जाता है। मानव खुद ही एक संसाधन है, वो खुद नए नए विचारों से, अपनी स्किल से नए नए आविष्कार करता है और एक पदार्थ से पता नहीं कितने आइटम्स बनाता है, कितने संसाधन तैयार कर लेता है। अब आप एक बात सुनिए, जापान है, जापान आप देखते होगे भी कितने तकनीकी में कितनी आगे है जापान हमसे, है ना। हमारे पास तकरीबन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सब मेड बाय चाइना होते हैं या मेड इन जापान होते हैं, मेड इन चाइना होते हैं। क्योंकि वहाँ के जो जापान की सरकार है उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने वहाँ उन्हें अच्छी एजुकेशन दी है, उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम किया है। उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, वहाँ कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। और पर उन्होंने क्या किया, फिर भी उन्होंने अपने देश को आगे निकाला। कैसे? अपने वहाँ की जो जनता है ना, जो उनके लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, उनको रिसोर्सेज बना दिया उन्होंने, उनको इतना ज्ञान दिया, इतना मतलब स्किल्स डाली है उनके अंदर, उनको इतना सिखाया है इस तरह से। भाई सिखाना तो पड़ता है, हर चीज़ सीखते हैं हम, तो उनको इतनी नॉलेज प्रोवाइड कराई है कि वो खुद एक रिसोर्स बन गए हैं। हर टेक्निक, हर क्षेत्र में वो आगे जा रहे हैं। उन्होंने मतलब कि प्रौद्योगिकी में विकास किया उन्होंने वहाँ, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं।
तो लोग ये क्या कह रहे हैं कि लोगों के विचार ही ज्ञान आविष्कार की खोज करते हैं, ठीक है ना, और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। भाई एक पढ़ा लिखा इंसान है, अगर उसका या भाई जिसको किसी चीज़ की स्किल है, अगर वो एक आइटम को बनाता है, अगर वो खराब हो जाए तो दूसरा बना लेगा, तीसरा बना लेगा, है ना। पर अगर उसे वो बनाना ही नहीं आता तो एक टूट गया, उसके पास वो सामान था वो खराब हो गया, कोई भी रिसोर्स था या कोई भी चीज़ थी, अब वो फंस गया, अब वो दूसरा बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर बंदे के पास नॉलेज है तो वो कुछ भी कर सकता है ना, उसके पास स्किल है तो वो कोई भी चीज़ बना सकता है। अभी देखिए, प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार में बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। जैसे आग की खोज, अब आग की खोज हुई थी तब शुरू में उन्होंने क्या किया, पशुओं को दूर भगाने के लिए, रोशनी करने के लिए, और फिर ठंड से बचने के लिए, और साथ साथ खाना पकाने के लिए। ऐसे करते करते फिर आग से बहुत से काम होते चले गए। ऐसे पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन का, है ना, इस तरह से। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तो तेजी से बहते जल से ही ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब ये भी थॉट है, ये विचार किसी के दिमाग में तो आया ही होगा ना कि बिजली से कैसे, पानी से कैसे बिजली बनाई जाए, हैं। किसी के दिमाग में तो आएगा कि पानी का प्रेशर ऐसे टरबाइंस को घुमाएगा, उससे फिर जो आगे इतना बड़ा जो सेटअप उन्होंने लगा दिया, इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर दिया कि पानी के, सिर्फ पानी की स्पीड से ही पूरी टरबाइंस घूमती हैं और फिर वो वहाँ बिजली वगैरह बन जाती है। भाई पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये भी तो आइडिया है ना, किसी का विचार था, पहले से कहीं लिखा तो नहीं हुआ था ना। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स। समझ में आ रहा है आपको? चलिए भैया पढ़ लेते हैं संसाधनों के प्रकार। उस जो मैंने ह्यूमन रिसोर्स बोला वो मानव संसाधन है, हिंदी में उसका वर्जन मानव संसाधन। अब संसाधन के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मानव निर्मित यानी कि जो चीज़ें मनुष्य बना देता है, और मानव एक अलग चीज़ है। मानव का मतलब हो जाएगा इंसान खुद एक संसाधन है, और मानव निर्मित में जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई पुल है, कोई सड़क है, या आपके घर का फर्नीचर है, या कुछ भी फूड आइटम है जो इंसान बनाता है, वो तो हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। और मानव भी खुद एक संसाधन है, वो आपका मानव हो जाएगा, ओनली मानव संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित और मानव में ये डिफरेंस है। और एक आपका प्राकृतिक का मतलब वो जो प्रकृति ने हमें दिया है नेचुरली, ठीक है ना, जिसको हम इंसान नहीं बना सकते। सूरज की रोशनी है, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु है, स्वयं इंसान को भी तो प्रकृति ही रचती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। चलिए भी आगे चलते हैं, प्राकृतिक संसाधन को पढ़ लेते। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के किए बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं। भी हम उनमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लाते, संशोधन नहीं करते, उनको डायरेक्टली यूज़ कर लेते। जैसे पानी है, प्रकृति ने हमें दिया है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। हवा है, हवा से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना। उसके बाद आपकी सनलाइट है, हम डायरेक्टली ले रहे हैं, है ना। नदियों झीलों का पानी, ये सब मृदा हो गई, आपकी मिट्टी है, खनिज, सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। खनिज भी आ जाते हैं भी प्राकृतिक संसाधनों के अंदर, सभी खनिज आते हैं। आपके जीवांश में ईंधन आ जाता है आपका। तो ये संसाधन, इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। भाई कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस ऐसी हो, मतलब कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जब प्राकृतिक संसाधन को सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जैसे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। भाई प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण, प्राकृतिक संसाधन जो है ना उनको नवीकरण, अभी आपके ये समझ लीजिए टाइप्स आ गए हैं संसाधन, रिसोर्सेज के संसाधनों के टाइप। अभी तक हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना ये, यहाँ देखिए ये वाला कि संसाधन क्या है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। ये था ना, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, 3 टाइप्स थे। फिर हम अब प्राकृतिक पढ़ रहे थे। प्राकृतिक के अंदर भी कई टाइप्स आ जाते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक के अंदर आ जाते हैं एक तो आपका नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। जैसा कि इनके नाम से साफ हो रहा है, नवीकरणीय वो होते हैं जो दोबारा बन जाए, अनवीकरणीय वो जो दोबारा ना बन सके, जिसका नवीनीकरण ना हो सके।
तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब नवीकरणीय को समझते हैं। पहले वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, और वे जैसे कि असीमित हैं, ये इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना, और जल्दी ही बन जाते हैं और मानव का क्रियाओं का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे सनलाइट है, अब आप कितना ही कंज्यूम कर लो सनलाइट को, वो तो वापस आपको नेक्स्ट डे उतना ही मिल जानी है ना। जैसे कि सौर आपकी सनलाइट हो गई, पवन ऊर्जा हवा हो गई, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन बाकी, जैसे पानी है, जल, मृदा और वन। अब आपका जल है तो नवीकरण, क्योंकि वाटर साइकिल चलता रहता है, वाष्प बनेंगे, बादलों से बारिश होगी, समुद्रों में आएगा, फिर वाष्प बनेंगे, है ना, वाटर साइकिल तो कंटिन्यू चल रहा है। नवीकरण तो इसमें भी हो सकता है, पर उतना नहीं जल्दी हो सकता। इस पर इफेक्ट पड़ता है मनुष्य के कामों का, हर चीज़ का मनुष्य का इफेक्ट जल पर पड़ता है। मृदा है, मृदा पर भी पड़ता है, और वन पर भी, ठीक है ना। जैसे पेड़ों को काटेंगे, अब इतनी जल्दी नहीं हो सकती। जैसे आज दिन सूरज छिप गया, नेक्स्ट डे फिर निकलेगा, सनलाइट हमें फिर मिलेगी, पर आज हमने पेड़ काट दिया तो कम से कम हमें 10 साल, 8 से 10 साल मान के चलो, 5 से 10 साल के बीच में दोबारा उस पेड़ को वैसा ही पेड़ ग्रो करने के लिए हमें लॉन्ग टाइम चाहिए ना, 5 से 10 साल का टाइम चाहिए। तो वो चीज़ है कि नवीकरण में भी टाइम कंज्यूमिंग, भाई ऐसे संसाधन भी जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, जैसे आपके जल, मृदा और वन, इनका लापरवाही से किया गया उपयोग भंडारण को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इनका लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। जल असीमित नवीकरणीय साधन प्रतीत होता है। जल जो है तो वो भी नवीकरणीय, पर अब क्या लग रहा है कि असीमित, एक लिमिटेशन आ गई इसमें। फिर भी जल की कमल की कह देता है कि जल की कमी नहीं है, इतना जल ही जल है, असीमित है ये, पर लगता है कि असीमित है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो प्योर वाटर है ना, जो पीने लायक पानी है, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। जैसे कि जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भागों में एक समस्या बनी हुई है। तो कौन से जल की कमी आ रही है भाई? सबसे ज़्यादा वो साफ जल जो होता है ना, पीने वाला जल, पानी, उसकी ज़्यादा कमी आ रही है। वैसे तो समुद्र भरे पड़े हैं भाई पानी से। ये तो आपका नवीकरण, तो आपको नवीकरण में समझ आ गया होगा। नवीकरण का मतलब जो संसाधन दोबारा बन सकते हैं, पुनः बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका सूरज है, सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी भी हो जाता है, पर अभी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने लगा, या बहुत जल्दी ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है ना। पेड़ पौधे आ गए आपके। अब आ जाते हैं अनवीकरण संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, ये दोबारा नहीं बन सकते भाई। भंडार एक बार समाप्त होने के बाद नवीकरण अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, ठीक है ना। और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब ऐसा नहीं है आज के टाइम वो ख़त्म होते हैं, 1000 या 2000 साल बाद बनते हैं, तो तब तक इंसान क्या करेगा भाई? इंसान की तो 70-80 एवरेज ये उम्र है। अब वो तो पता नहीं कितनी बार मर लेगा और जी लेगा, वो संसाधन तो कंप्लीट ही नहीं होने। तो यही है अनवीकरण संसाधन, जो पुनः बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इनको पुनः बनने में। तो जिनको मतलब कि जल्दी से नवीन नहीं बन सकते, नए संसाधन नहीं मिल सकते हमें। चलिए भाई, 1-2 टाइप और है, जैविक और अजैविक भी आपके प्राकृतिक के अंदर होता है। ये आपकी बुक में नहीं है भाई, ये मैंने नेट से निकाले हैं 2-4 टाइप्स, उनको देख लेते, क्योंकि ये आपके चैप्टर से इसमें दिए नहीं गए हैं, पर ये आते होते हैं, इसी के टाइप होते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी तरफ से ऐड कर देती हूँ। एक आपका आएगा जैविक और अजैविक। जैविक कौन सा? प्रकृति के भीतर रहने वाला कोई भी जीवन रूप एक जैविक संसाधन है, जिसके अंदर भी जीवन है, जो भी सांसें लेता है, ग्रो करता है, वो क्या है? आपका जैविक संसाधन है, ठीक है ना। जैसे इन्होंने बताया कि प्रकृति के भीतर रहने वाला कोई भी जीवन रूप एक जैविक संसाधन है, जैसे मनुष्य, जानवर, पौधे आदि। इसके विपरीत एक अजैविक संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है, जो दिया तो हमें नेचर नहीं है, ये आपके प्राकृतिक संसाधन में आएगा, जैविक और अजैविक भी। जैविक में प्राकृतिक संसाधन है जिसमें जीवन है, वो जैविक है। और अजैविक वो है जो दिए तो हमें प्रकृति ने ही है, पर उनमें के अंदर जान नहीं है, जैसे में धातु, चट्टाने, पत्थर, ठीक है ना। और अजैविक 2 संसाधन, अजैविक क्या है? नवीकरण और गैर नवीकरण हो सकते हैं। अब नवीकरण और गैर नवीकरण तो हम पढ़ चुके हैं भाई।
नवीकरण संसाधन प्रकृति के लगभग सभी तत्व जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं, उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जंगल। जबकि गैर नवीकरण संसाधन कौन से हैं जिनकी मात्रा सीमित है, जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, ये क्या है आपका जीवाश्म ईंधन है। ये आपके खनिज। हालांकि इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन यदि हम इनका लगातार उपयोग करते रहे तो ये हमारे जीवन काल में ही खत्म हो जाएंगे। फिर लाखों वर्ष तक वेट करो, लाखों वर्ष तक तो पता नहीं अर्थ पर क्या होगा क्या नहीं, है ना। चलिए भाई, ये तो मैं बता दिया था। अभी ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है, ये समझ लीजिए, संभावित, विकसित और स्टॉक संसाधन। अब ये कैसे संसाधन होते हैं, इसमें 3 ऐड कर दिए भाई, एक संभावित, एक विकसित और एक स्टॉक। संभावित कौन से होते हैं, पहले हम इन्हीं को पढ़ते हैं। प्राकृतिक तत्व जो पहले से आसानी से उपलब्ध है लेकिन मनुष्यों को अब तक उनकी वास्तविक शक्ति का पता नहीं चला है, वो संभावित संसाधन है। उदाहरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा। जैसे ये जब से हमारी अर्थ बनी है तब से ये हैं, शायद हम इंसान भी ना बने हों उससे पहले से है आपकी सनलाइट और हवा, ठीक है। अब आपको, पर हमें इनका अभी तक इतनी टेक्निक्स हमारी विकसित नहीं हुई हैं कि हम इनसे और ज़्यादा संसाधन बना सकें। आज तो फिर भी आप लोग सोलर मतलब कि इसके बारे में सुनते होंगे, भाई सोलर्स लगाइए, बिजली बनती है सोलर ऊर्जा से, है ना। इसे प्लेटें लगाते हैं, फिर वो आपकी लाइट बिजली बन जाती है। पर पहले तो ये भी नहीं था ना, कम से कम आज से 15 साल पहले किसी को इसके बारे में खास नॉलेज ही नहीं थी। पर आज तो आपको फिर भी हर दूसरे तीसरे घर की छत पर सोलर की प्लेटें लगी दिखी जाती हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हो रहा है ना। तो वो ही बताया गया कि सूरज हमारे पास पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, पर हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं है कि हम उसको कम्प्लीटली उसको यूज़ कर सके। जो सूरज से हमें जो रेडिएशन मिल रहा है, जो हीट आ रही है, हम उसको सूरज से आने वाली हीट को या रोशनी से हम ऊर्जा बना सकें, ऐसी कोई टेक्निक्स हमारे पास आज नहीं है। पर हम धीरे धीरे इसमें विकास कर रहे हैं, इसकी तरफ मतलब कि आगे आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं विकास के इस पथ पर, कि हमें सोलर से हम अपना कि सूरज से आने वाली किरणों से हम ऊर्जा बना सके, सोलर हीट से हम ऊर्जा बना सके, है ना। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई। ये हो गया आपका संभावित, कि इसके आगे संभावनाएं हैं कि हम सूरज से आने वाली जो रोशनी है या सूरज की जो ऊर्जा है उससे हम विद्युत बना सकें, अपने और बहुत से काम कर सकें, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले, आज से 15 साल पहले सोलर ऊर्जा के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, पर आज आपको हर दूसरे तीसरे घर की छत पर सोलर प्लेट्स मिल जाएंगी। खेतों में भी जो आपके ट्यूबवेल्स चलते हैं वो भी सोलर ऊर्जा से चलने लगे, वहाँ भी सोलर की प्लेट्स लगाई जा रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई, ये है आपकी संभावित, कि आगे इसमें और विकास किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ऐसी पवन ऊर्जा। अब हवा, जहाँ हवा खूब तेज चलती है तो हवा से भी वो विंड से वो पंखड़ियाँ घुमा के किसी कोई प्रोसेस है उनकी, वहाँ भी बिजली तैयार की जाती है। तो ये चीज़ें बताइए, इनसे ऊर्जा बनेगी। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, पर इनमें संभावना ज़्यादा है। ये थे पहले भी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, पर आज हमारे पास इतनी टेक्निक्स है नहीं। पर हाँ, फ्यूचर में हम इनको यूज़ ज़रूर करेंगे। तो ये हो गई संभावना, जहाँ संभावना है वहाँ संभावित है। अब आ जाते हैं आगे भाई, जिनमें मानव जीवन के लिए उच्च क्षमता है, हालांकि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब हम इनकी वास्तविक क्षमता को समझ लेंगे तो भविष्य में इनका और भी अधिक उपयोग कर सकेंगे। फ्यूचर में आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, पर हम इनको अच्छे से समझ जाएंगे, हमारे पास कोई और टेक्निक्स, हम मतलब कि और विकास कर जाएंगे और नई तकनीकी का यूज़ करके हम फिर इनको और अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी संभावित है। इसके विपरीत एक विकसित संसाधन वह है जिसे मनुष्य लंबे समय से खोजा और विकास किया, जैसे कि अधिकांश पानी, जीवाश्म ईंधन, खनिज जो आज हम यूज़ करें, जैसे पानी का यूज़ करके ऊर्जा भी बना रहे हैं, पानी को पी भी रहे हैं भाई, अपना काम भी कर रहे हैं पानी से। जीवाश्म ईंधन है, जैसे आपका आपका पेट्रोलियम है, आपकी गैसेस हैं, कोयला है, खनिज, पौधे, जानवर, जिनका आज हम अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करते हैं। अब जानवरों का भी हम अपनी आवश्यकता के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अब वो क्या है तो नेचुरल, प्राकृतिक है जानवर तो, पर पशुओं से हम दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मीट वगैरह, सब चीज़ कहाँ से ले रहे हैं, जानवरों से ले रहे हैं। तो ये सब क्या है, विकसित संसाधन है। इनका तो हम अच्छे से भली बातें इनको जानते हैं और इनका भली बातें यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक इनसे जो ले सकते हैं ना वो सब चीज़ें हम इनसे ले रहे हैं, कंप्लीटली इनका जूस निकाल रहे हैं एक तरह से। चलिए भाई आगे,
इसके विपरीत एक विकसित संसाधन वह जो मनुष्य ने लंबे समय तक खोजा। चलिए तो हमने पढ़ लिया भाई। अब प्रकृति में कुछ ऐसे संसाधन भी मौजूद है जिनमें पर्याप्त क्षमता है, लेकिन इसके विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान और तकनीकी नहीं है। परिणाम स्वरूप ये स्टॉक संसाधन के रूप में प्रकृति में बने रहे। प्रकृति में ऐसे बहुत से संसाधन हैं जिनमें पर्याप्त क्षमता है, मतलब कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं उनको हमने छेड़ा भी नहीं है। एक तरह से ये सोच लीजिए, उनके अंदर बहुत सी क्षमता, उसके अंदर पर्याप्त क्षमता है कि वो हमें दे सकते हैं कुछ ना कुछ। अगर हम उनको भी अच्छे से कोई टेक्निक्स लगा के यूज़ करें तो उनसे भी हमें काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन इनके विकसित करने के लिए हमारे पास आज पूरी नॉलेज नहीं है। अब उनसे हम, जैसे कि इसमें बताया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ऊर्जा के समृद्ध स्रोत हैं। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, इनका यूज़ करके हम ऊर्जा के समृद्ध स्रोतों के रूप में, मतलब कि इनको यूज़ कर सकते हैं, इनसे और भी ज़्यादा ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। पर हमें पता नहीं है कि हम कैसे प्राप्त करें, कोई तरीका नहीं पता। ये बताया कि इनसे ऊर्जा तो मिल सकती है भाई, पर अभी तक ये नहीं खोजा गया है कि, अब वही बात है कि अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, काम चल रहा है। जब और सोर्सेज है ना जो हमारे पास वो ख़त्म हो जाएंगे ना, तब हम इनकी तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक के रूप में है, तो ये हमारे क्या है, स्टॉक जाने, इनको हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ नाम दिया गया था संभावित, विकसित और स्टॉक संसाधन। संभावित हमें पता, हम यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में कहीं नहीं जाने हैं, इनमें और भी संभावना है इनके विकास की। विकास हम अभी इनको यूज़ कर रहे हैं, पर हमें इतना पता है कि इनमें और भी ज़्यादा संभावना है कि हम इनका विकास यूज़ कर सकें। ये हो गया आपका संभावित। विकसित वो जो कम्प्लीटली यूज़, अच्छे से हम उनका यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है इनका हम कहाँ कहाँ कितना यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम वगैरह, ठीक। और स्टॉक वो जिनको हमने यूज़ किया ही नहीं है, हमें बस पता है कि हाँ इनका हम फ्यूचर में, इनसे भी हम ऊर्जा बना सकते हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे काम आएंगे, पर हमें अभी उनको यूज़ करने की कोई ज़रा भी टेक्निक पता नहीं, कोई तकनीक पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है हमें कि हाँ इनको कैसे यूज़ करें। पर भाई इंसान है, इतना आगे पहुंचा है तो वहाँ तक भी पहुंच जाएगा, टेंशन ना लो। पर यूज़ कब होगा, जब जो ऑलरेडी हमारे पास है वो ख़त्म हो जाएंगे, तभी तो हम उनकी तरफ जाएंगे। जब तक हमारे पास जो है हम उनका यूज़ कर रहे हैं, और जो संसाधन जब हमारे पास आज है वो कल नहीं होंगे, तब हम स्टॉक की तरफ चलेंगे। चलिए भाई, ये तो आपके टाइप हो गए। अब आ जाते हैं हमारे एनसीईआरटी पर। ये तो मैंने कुछ अपनी तरफ से नेट से लेके डाला था। चलिए भाई, इस प्रकार के संसाधन, अभी नवीकरण और अनवीकरण हमारी समझ में आ चुका था। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अनवीकरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। प्राकृतिक संसाधन जो है वो आपके भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, भाई कैसी आपकी जगह है, कैसी जलवायु है, कितनी ऊंचाई है, क्या है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और इन्हीं कारणों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ पर आपको हर जगह ही संसाधन मिलेंगे। कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, कहीं कोयले की खानें हैं, कहीं सोने की खान है, कहीं समुद्र में पेट्रोलियम के कुएं लगा रखे हैं, कहीं आपको खनिज मिल रहे हैं, है ना, कहीं आपको पेड़ पौधे ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं आपको पशु पक्षी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो सब संसाधन है। तो ये हमारी जो पूरी अर्थ है उसका जैसा भूभाग है, जैसी उसकी ज़मीन है, जैसी जहाँ की जलवायु है, और ये उन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि वहाँ आपको कैसे संसाधन मिलेंगे। हर जगह हर चीज़ नहीं मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा तो कहीं कुछ मिलेगा। प्राकृतिक संसाधन आपका फिनिश होता है भाई। अब आ जाते हैं मानव निर्मित पर। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाने नहीं सीखा था। अब लोह अयस्क होता है। लोहा ऐसा नहीं है कि आप जो गाटर बन रहे हैं, जो सरिये बन रहे हैं, जो भी लोह का जो भी मटेरियल बन रहा है, आपको एज इट इज ऐसे इसी रूप में मिलाओ, नहीं। रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में आपको लोह अयस्क मिलता है, और उस लोह अयस्क को फिर फैक्ट्रियों में लाकर और प्योर फॉर्म में आपका आयरन यानी लोहा बनाया जाता है। और उस लोहे से फिर हम ये अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे आपकी मशीनरी बनती है, घर में बिल्डिंग्स में लगने वाले सरिये वगैरह, गाटर वगैरह बनते हैं, है ना, बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं। तो जो भी लोहे का सामान बनता है, तो वो कच्चे लोहों को एक साफ लोह में बना के, लोह अयस्क को, जो लोह अयस्क मिलता है उससे लोहा बनाया जाता है। और उसको कौन बनाता है,
इंसान, प्रकृति ने हमें लौह अयस्क दिया है, पर मनुष्य ने, इंसानों ने उसमें सुधार करके उसको लोहा यानी कि अपने यूज़ के लिए बना लिया है उसको, कामयाब लोहा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जैसे कि पुल, सड़क, अब पुल बनाया, उसके अंदर यूज बनाया इंसान ने, लोहा लगाया, लोहे में सरिये वगैरह लगे, वो कहाँ से मिले? प्रकृति से। कच्चे भाई आपको लोहा अयस्क मिला, प्रकृति से, पहाड़ों से, मशीनरी से, मशीनें लगा के उन्होंने क्या सीमेंट बनाई, बजरी, रोड़ी, क्रेशर, जो भी लगा सारा सामान वहाँ बना ना। वो सब चीज़ें प्रकृति ने हमें जो दिया है ना संसाधन, उसमें हमने अपने ज्ञान और अपनी प्रौद्योगिकी को यूज़ करके और फिर उन सब मतलब कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन में हमने अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी को यूज़ करके हमने फिर मानव निर्मित संसाधन बना दिए, हमने पुल, सड़क, रेल सब बना दिए, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए मानव निर्मित संसाधन। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, भाई इंसानों ने बनाई है। अब फैक्ट्रियाँ लग रही है, इसमें मशीनरी लग रही है, नई नई टेक्निक्स यूज हो रही है, ये भी तो इंसानों ने बनाई है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, या आप लोग समझ गए होंगे। अब मानव संसाधन के बारे में देखते हैं भाई क्या है मानव निर्मित। समझ में आ गया। मानव संसाधन, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते जब उनके पास क्या हो? ज्ञान और कौशल हो। भाई एक मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना, है। अधिक संसाधन, अब आप मशीनरीज जब भी बना पाएंगे जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? ज्ञान और कौशल, ये सब चीज़ें तो मनुष्य ही तो मशीनरीज वगैरह बनाता है। तो यही बताया गया है कि प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो? ज्ञान और कौशल हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन, एक मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास है। अब मानव संसाधन विकास क्या है? मानव संसाधन विकास क्या है कि अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, यानी लोगों को नई नई स्किल्स सिखाना, उनकी सेहत में सुधार करना। सेहत अच्छी है तभी तो कोई कुछ कर पाएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है, बीमार है, कुपोषण का शिकार है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। सेहत अच्छी है तो वो अपने अंदर, जब वो खुद हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी है, तो क्या करेगा? हर चीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, सीखेगा, नई नई मतलब कि नई नई स्किल्स को सीखेगा ना, उसके अंदर कौशल आएंगे कि वहाँ फिर वो कोई नई चीज़ें बना सके, ठीक है ना। वो हर चीज़ में आगे रहेगा। तो मनुष्य, तो यहाँ क्या बताया गया कि मानव संसाधन विकास के लिए उनके स्वास्थ्य पर और उनके कौशल, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, नए नए उनको कौशल सिखाने चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। अब है आपका संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण देखिए, इसमें जो लिखा वही पढ़ लेते हैं। मोना ने एक बुरा सा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहां पर न तो छाया है न कुछ खाने पीने को है। लोग परेशान हो रहे हैं, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। तो उसने अपनी अम्मा से सपने के बारे में बताया। तो उसने पूछा, अम्मा ये क्या सच में हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, हाँ, यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो। भाई जो नवीकरण होते हैं उन संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो। और अनवीकरण संसाधन तो निश्चय समाप्त हो जाएंगे। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अनवीकरणीय वो जो दोबारा जल्दी से बनते नहीं है, तो वो तो समाप्त हो ही जाएंगे। और नवीकरण संसाधनों को भी अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए अब ये क्या कह रहा है कि अम्मा ने बताया कि भाई कैसे आप बचा सकते हो, वो सुन लो। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण मतलब भाई संसाधनों का बहुत ही ऐसे नहीं फिजूल में ही वेस्ट कर देना। भाई जितना आपको काम है, यूज़ का है, उतना यूज़ करो, बाकी अपना संभाल के रखो, फिर आगे यूज़ करेंगे, दूसरे लोगों को भी काम आएगा। जैसे आपका पानी है, अब पानी का जितना यूज़ होता है, ऐसा नहीं नल को खुला रखो, पानी ऐसे नालियों में बहाते रहो। जहाँ काम एक गिलास का है वहाँ एक बाल्टी भर पानी यूज़ करो। गाड़ियाँ धोने के लिए भर बाल्टियाँ जा रही हैं पानी, क्या पाइप लगा के वेस्ट जा रहा है पानी, है ना। इस तरह से नहीं करना है। पानी है ये आपका नवीकरणीय है, पर इसको हमें सतर्कता से, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको यूज़ कर सकें, ठीक है ना। संसाधनों का उपयोग करने के लिए
आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भाई आज उसको यूज़ भी करो, पर ये भी सोचो कि भविष्य में ये काम आएगा, इसलिए इसको संरक्षित भी रखो। ऐसा नहीं कि आज पानी पी लिया कल प्यास ही नहीं लगेगी, कल भी प्यास लगेगी। आज हमारे पास पानी है तो हम उसको इस तरह यूज़ करें, ये सोच के देखिए, कल्पना ही कीजिए अगर एक घूंट पानी ना हो पीने के लिए तो बाकी के काम तो छोड़ो, है ना, तो क्या इंसान पर क्या बीतेगी। आज जो पानी हम बाल्टियाँ भर भर के कपड़े धोने में, बाल्टियाँ भर भर के गाड़ियाँ साफ़ करने में या ऐसे घर की सफाई में वेस्ट कर देते हैं या नल खुला छोड़ के भूल जाते हैं, आज तो हम उस पानी की अहमियत नहीं समझ पा रहे। पर जब कल वो पानी ना होगा ना, एक घूंट हमें पीने के लिए नसीब ना होगा, तब हम सोचेंगे कि देखो उस टाइम हमने क्या किया था। और वो बर्दाश्त नहीं हो सकता वो पल, क्योंकि पानी के बिना तो इंसान ख़त्म है, कुछ है ही नहीं। तो यही यहाँ बताया गया है कि संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। और सतत पोषणीय विकास, ये समझिएगा, यही आपका सतत पोषणीय विकास है। क्या कहलाता है सतत पोषणीय विकास? कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके लिए संरक्षण। भाई आज संसाधनों का जो उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग की जो हमारी आवश्यकता है वो, और भविष्य के लिए संरक्षण के अंदर संतुलन बनाना ही, ठीक है ना। भाई आज अगर हम सही हिसाब से यूज़ करेंगे तो हम उसको भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, आज आपके पास अगर मंथली इनकम आ रही है, अगर आप उनमें से सेविंग नहीं करेंगे और उसको बेहिसाब, जैसे कपड़े ऑलरेडी आपके पास बहुत ज़्यादा हैं पर फिर भी आप और कपड़े खरीद रहे हो, भाई काम आपका 2-4 जोड़ी में चल जाता है और आपने 10 जोड़े कपड़े खरीद लिए, पैसा एक नहीं बचा है। फ्यूचर में आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या वो कपड़े काम थोड़े आएंगे, वो तो आपने वेस्ट कर दिया पैसा। अगर आप पैसे बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए तो काम आता ना, यानी कि आज आपको ज़रूरत थी 3 जोड़ी कपड़े में आपका काम चल जाता है तो आपको 3 ही खरीदने थे, और जो एक्स्ट्रा के आप 6 जोड़ी या 7 जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं उनके जो पैसे बचते वो आपके फ्यूचर में जाते, फ्यूचर के लिए सेव होते ना। तो ये ही सतत पोषणीय विकास है कि जितनी यूज़ है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाकी को भविष्य के लिए संभाल के रखो। ये ही क्या है, सतत पोषणीय विकास, ठीक है ना। आप इसको पानी के थ्रू भी समझ सकते हैं, किसी भी संसाधन के हिसाब में समझ सकते हैं कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाकी जो आपका बचा सकते हो उसको फ्यूचर के लिए रखो। यानी आपको ज़रूरत है उतना तो आज भी यूज़ कीजिए, ऐसे नहीं कि आज यूज़ मत कीजिए, पर बचत जो बचा सकते हो उसको फ्यूचर के लिए बचा के रखिए। यही आपका सतत पोषणीय विकास है। चलिए भाई, आज के चैप्टर में इतना ही, कुछ इससे ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं गया है। ये बाकी स्टोरी वगैरह बच्चों के बारे में कुछ बताया गया है। मेन टॉपिक्स है ये बनेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है, नवीकरण अनवीकरण क्या है, मानव संसाधन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, ठीक है ना। और जो आपके क्वेश्चंस है ना यहीं से उठेंगे फिर। लोगों भाई मानव संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है, जैविक अजैविक संसाधन क्या है। बस आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, टॉपिक तो छोटा था पर वीडियो मैंने लंबा कर दिया, कोई बात नहीं। आगे मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।